अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। विटामिन डी के हवाले से मैंने बहुत सारे वीलॉग किए और बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। एक चीज़ उसमें रह गई थी कि विटामिन डी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यानी विटामिन डी लेते लेते अचानक आप में कुछ ऐसी अलामात आती हैं जिसके बाद आपको विटामिन डी की इनटेक रोक देनी चाहिए। आज उनका जिक्र करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले हाइपर कैल्सीमिया, यानी अगर आप विटामिन डी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो एक मुमकिन साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपके खून में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर खून में कैल्शियम बहुत बढ़ जाए तो इसकी अलामात कुछ यूँ होती हैं कि उस शख्स को मतली हो सकती है, कै आ सकती है, भूख कम लग सकती है, उसे बार बार पेशाब आएगा, प्यास भी ज़्यादा लग सकती है और पेट में दर्द भी होगा। पेट की खराबी अजीब सी होती है, किसी को सॉफ्ट स्टूल शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी देखी गई है। ज़्यादा विटामिन डी लेने से कैल्शियम आपके गुर्दों में जमा हो सकता है, जिसकी वजह से गुर्दों में पथरी बन सकती है, आपको गुर्दों में बोझ सा भी महसूस हो सकता है। अक्सर आपने नोट भी किया होगा। ज़्यादा विटामिन डी लेने से आपकी शरियानों में भी कैल्शियम इकट्ठा हो सकता है और आपकी जो रगें शरियानें हैं वो सख्त हो सकती हैं, हार्ड हो सकती हैं और फिर यूँ उनके अंदर जो लचक है उसमें कमी वाक़ हो सकती है। चूँकि विटामिन डी लेने से कैल्शियम लेवल बढ़ते हैं तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इनकी आपस में कोरिलेशन है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो मैं बता रहा हूँ या आगे बताने जा रहा हूँ, ये उस वक्त होते हैं जब विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा आप हाई डोज में ले लें या आपके विटामिन डी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये देखने में आया कि विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से कुछ लोगों की जो कमी होती है विटामिन डी की वो बहुत तेज़ी से पूरी हो जाती है। आप महसूस कर रहे होंगे जहाँ जहाँ मैं विटामिन डी का जिक्र कर रहा हूँ साथ में कैल्शियम का जिक्र कर रहा हूँ। तो अगर जो लोग पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो उनको तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि विटामिन डी का हमारे जिस्म में रोल क्या है। इसका सबसे बड़ा और अहम रोल ये है कि ये जिस्म के अंदर कैल्शियम को उसके मुकर्रर करदा मकामात तक पहुँचाता है, जिसमें हड्डियाँ, दांत वगैरह शामिल है। तो विटामिन डी लेवल बढ़ जाए तो कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट, उसकी एंट्री मुख्तलिफ सेल्स में बढ़ जाती है। अगर विटामिन डी लेवल कम हो जाए तो कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल विटामिन डी 3 ज़्यादा लें तो आपकी हड्डियों और दांतों में कैल्शियम ज़्यादा जाएगा। अगर विटामिन डी कम होगा आपके जिस्म में तो आपकी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसको यूँ समझ लीजिए। और अगर आप कैल्शियम अलग से लेते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों और दांतों में उस वक्त पहुंचता है जब जिस्म में विटामिन डी हो। तो आप जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स अलग से ले रहे हो, विटामिन डी नहीं ले रहे अगर साथ में, तो कैल्शियम का कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसा कैल्शियम आपके गुर्दों में इकट्ठा होगा, आपकी शरियानों में इकट्ठा होगा और वहाँ पे पत्थर बनाएगा, उन एरियाज़ में हार्डनेस क्रिएट करेगा, गुर्दों की पथरी बन सकती है, आपकी शरियानें हार्ड हो सकते हैं, उनमें इलास्टिसिटी, लचक कम हो सकती है, जो पहले भी मैं जिक्र कर रहा था। अच्छा, वो लोग जो विटामिन डी 3 बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जब भी मैं जिक्र करूं विटामिन डी का तो आप समझ लें मैं विटामिन डी 3 की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि कभी मैं विटामिन डी कहता हूँ, कभी विटामिन डी 3 कहता हूँ। ये दोनों एक ही चीज़ है। अमूमन जेनेरिकली मैं विटामिन डी 3 के लिए विटामिन डी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने अपनी अलामात पे नज़र रखनी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड महसूस कर रहे हैं, गुर्दों पर आपको बोझ महसूस हो रहा है और पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि विटामिन डी अब स्टॉप करने का टाइम आ गया है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी से जिस्म भी फूला हुआ नज़र आ सकता है। ये भी कैल्शियम टॉक्सिसिटी से रिलेटेड एक बात है। ऐसे लोगों को थकावट बहुत ज़्यादा होती है, फटीग रहती है। कुछ लोगों में अगर विटामिन डी लेवल सप्लीमेंट्स लेने से बहुत बढ़ जाए तो उनके जिस्म ख़ुसूसन चेहरे पर एलर्जी या लाल रंग का रैश निकल आता है। ये एक बड़े स्पॉट की सूरत में शुरू में आ सकता है, इसके बाद मजीद स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत स्मॉल स्पॉट्स नहीं होते, ज़्यादा गहरे लाल रंग के भी नहीं होते, अमूमन माथे पर शुरू में निकलते हैं। आँखों और नाक के गिर्द भी ये रैश अपीयर हो सकता है। विटामिन डी 3 एलर्जी वैसे तो बहुत रेयर है, अमूमन नहीं होती, लेकिन जब आपके अंदर विटामिन डी 3 की बहुत ज़्यादती हो जाए तो रैश अमूमन निकल आता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चंद दिनों के बाद भी उनको ये रैश अपीयर हो जाता है। तो अगर किसी को ये रैश बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा हो, तंग कर रहा हो, तो आपको विटामिन डी स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने से रैश कम होना शुरू हो जाता है, आप नोटिस करेंगे। अगर फिर भी रैश ना रुके तो डॉक्टर से रुजू करें, वो इसके लिए आपको कोई कॉमन स्टेरॉयडल क्रीम वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं। इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, अमूमन नौबत यहाँ तक नहीं आती।
اچھا، جو لوگ وٹامن D3 پلس وٹامن K2 کی کمبینیشن یوز کرتے ہیں ان میں بھی یہ ریش دیکھنے میں آیا ہے، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ وٹامن D3 الگ لینے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کمبینیشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ لوگ جو وٹامن D3 الگ سے لیتے ہیں یعنی K2 کے ساتھ نہیں لیتے، ان کے خون کے اندر وٹامن D3 کی کمی قدرے سلولی امپروو ہوتی ہے۔ جو لوگ وٹامن D3 کو وٹامن K2 کے ساتھ کمبینیشن میں لیتے ہیں ان کی وٹامن D3 کی کمی تیزی سے پوری ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ وٹامن D3 اور K2 کی کمبینیشن لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لائف لانگ وٹامن D3 لینا پڑے یا بہت لمبے عرصے تک، کئی مہینوں تک، سالوں تک آپ کو لینا پڑے۔ 2 ہفتے 3 ہفتے میکسیمم اتنے لگتے ہیں، آپ کی کمی پوری ہو جاتی ہے، ایک خاص رینج میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سیف رینج کیا ہے۔ تو آپ نے وٹامن D3 کو کیلشیم کے ساتھ اگر لے لیا تو کیلشیم ٹاکسٹی کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کیلشیم کو الگ سے نہیں لینا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسٹ کیلشیم لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگر آپ کیلشیم الگ سے لیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف نقصان ہوگا۔ یہ کیلشیم آپ کے گردوں میں جائے گا، وہاں پتھری بنائے گا۔ یہ کیلشیم جائے گا آپ کی شریانوں میں، وہاں پہ ان کی جو لچک ہے ان کو کم کر دے گا، اکٹھا کر دے گا، کیلشیم کے ڈپازٹس بن جائیں گے وہاں پہ۔ تو کیلشیم اگر آپ کو ڈاکٹر نے بتایا بھی ہے کم ڈوز میں لیں، وٹامن D3 کے ساتھ لیں، تو آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی بہت کمی ہے، تو ایسے لوگ کیلشیم بہت کم ڈوز میں لیں۔ اور وٹامن D3 کے ساتھ تو آپ نے لینا ہی لینا ہے، الگ سے نہیں لینا۔ وٹامن D3 الگ سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ کی کمی ذرا سلولی پوری ہوگی۔ وٹامن D3 کو K2 کے ساتھ لے سکتے ہیں، آپ کی کمی تیزی سے پوری ہوگی، جلدی آپ امپروو کر جائیں گے۔ اور D3 اور K2 کی کمبینیشن میں لیا گیا جو وٹامن D3 ہے وہ کم عرصے کے لیے لینا پڑتا ہے۔ یہ کچھ بہت اہم پوائنٹس ہیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کامنٹس میں لکھتے ہیں، ان کی کافی کنفیوژنز ہیں، تو مجھے اس لیے کلیریفائی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ اپنے وٹامن D لیولز پر نظر رکھا کریں کہ آپ کے خون کے اندر یہ لیول کتنا چل رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کے وٹامن D لیول کم از کم 25 سے 50 کے بیچ میں ضرور ہونے چاہیے، اور اگر یہ 30 اور 50 کے درمیان ہے تو بہت بہتر ہے۔ یہ وہ رینجز بتا رہا ہوں کہ جب آپ سیف رہتے ہیں، نہ آپ کو ہڈیوں اور دانتوں سے جڑے مسائل رہتے ہیں اور نہ ہی آپ کا مدافعتی نظام کمزور پڑتا۔ UK کے اندر کورونا کے دوران ہسپتالوں میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کا وٹامن D لیول 15 سے نیچے تھا، جی ہاں نوٹ کیجئے، ایسے لوگ کورونا سے بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور سب سے زیادہ اموات بھی انہی لوگوں کی ہوئی۔ تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ وٹامن D3 کتنا اہم ہے آپ کے مدافعتی نظام کے لیے۔ تو اپنے وٹامن D3 کو صحت مند رینج میں رکھیے۔ اس سے مزید فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے ہارمونز کبھی نہیں بگڑیں گے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جن کا وٹامن D لیول کم ہوگا ان کے زنانہ مردانہ ہارمون بگڑ سکتے ہیں، اس لیے ان تمام باتوں کو آپ سیریس لیں۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، انشاءاللہ کسی اور اہم ٹاپک پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔